नमस्कार। विज्ञान भारती के आज के इस अंक में सबसे पहले मैं कमल किशोर बड़ाइक और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आज आप सुनेंगे जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में एक प्रमुख अनुसंधान संगठन CSIR, CCMB, सेल्युलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर विनय के नंदीकुरी और सीमा कुमारी की बातचीत। भूकंप कारण मापन और बचाव इस विषय पर डॉक्टर OP मिश्रा, निदेशक राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार से भेंटवार्ता। शहरी जलवायु पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, प्रोफेसर सुबिमल घोष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई से एक जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी तकनीक की उपलब्धियां और वज्रपात पर विज्ञान, प्रोफेसर कर्नल संजय श्रीवास्तव, और जून माह में जन्मे और दिवंगत हुए कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों और कार्यों के बारे में जानकारी, और अंत में जून माह के कुछ खास दिवस और विज्ञान जगत की बातें। SpaceX ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित एक्सियोम 4 चालक दल को लेकर 26 जून को दोपहर 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से जुड़ गया। इसके साथ ही भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री 41 साल बाद अंतरिक्ष में गया है। लखनऊ में जन्मे शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा की उड़ान के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय भी हैं। ये ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में 14 दिवसीय वैज्ञानिक अभियान का हिस्सा है। एक्सियोम 4 मिशन न केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि है, बल्कि वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में भारत के बढ़ते कदम का प्रमाण भी है। यह अंतरिक्ष नवाचार का नेतृत्व करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और वैश्विक मिशनों में सार्थक योगदान देने की देश की क्षमता को मजबूत करता है। शुक्ला भोजन और अंतरिक्ष पोषण से संबंधित अग्रणी प्रयोग करेंगे। नासा के समर्थन से इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के बीच सहयोग के तहत विकसित इन प्रयोगों का उद्देश्य भविष्य की लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पहलू, संधारणीय जीवन सहायक प्रणालियों की समझ को बढ़ाना है। शोध में भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर उच्च क्षमता वाले खाद्य सूक्ष्म शैवाल पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष विकिरण के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाएगा। प्रयोग प्रमुख विकास मापदंडों का मूल्यांकन करेगा और पृथ्वी पर उनके व्यवहार की तुलना में अंतरिक्ष में विभिन्न शैवाल प्रजातियों में ट्रांसक्रिप्टोमिक, प्रोटियोमिक और मेटाबोलिमिक परिवर्तनों की जांच करेगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में एक प्रमुख अनुसंधान संगठन CSIR, CCMB, सेल्युलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर विनय के नंदीकुरी और सीमा कुमारी की बातचीत से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि CCMB का कार्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये संस्थान जो है आज की तारीख में 47 इयर्स का हो चुका है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन है जहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स पे काम करते हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन्स हैं, DNA है, लिपिड्स हैं, बाकी जितने भी चीजें हैं हमारे बॉडी में वो सब मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। कोई भी चीज उस लेवल पे काम करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्शंस होते हैं, कैसे वो काम करते हैं अंदर, इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी। हमारे बॉडी में करीबन 10⁻13 सेल्स रहते हैं और हर सेल में हर मॉलिक्यूल होता है। इस मॉलिक्यूल को समझने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे मॉडल सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। मॉडल सिस्टम का मतलब यह है जैसे इकोलाई, एक बैक्टीरिया भी मॉडल सिस्टम होता है। बैक्टीरिया जो ग्रो होता है वो भी मॉडल सिस्टम होता है। माइस जो चूहे होते हैं वो भी मॉडल सिस्टम होता है और ऐसे ही ड्रोसोफिला वो भी मॉडल सिस्टम होते हैं। ज़ीब्रा फिश छोटे छोटे वो भी मॉडल सिस्टम्स होते हैं और इनको समझने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स की जरूरत होती है जैसे कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। उसकी वजह से आपको पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना कैसे। हम एक एग से इंसान बने तो बने कैसे, उसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। हमारा हर आदमी में करीबन 10⁻9 बेसेस का DNA है एक सेल में। इस DNA का एक सीक्वेंस होता है। अगर वो सीक्वेंस को हम पता करें मशीन्स को लगा के, उसको जीनोमिक्स कहते हैं। RNA इज ऑलमोस्ट लाइक बीच में रहता है, उससे बनता है फाइनली प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है उसके ऊपर काम करते हैं तो हम उसको प्रोटियोमिक्स कहते हैं।
अगर आरएनए के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको जो सीक्वेंस बनाते हैं उसको आरएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। अगर हम मेटाबोलोम, हमारे जहाँ पे जितने भी ग्लूकोज, बहुत सारे मेटाबोलोम्स हैं, आपने बहुत सुना ही होगा, ये अगर उसके ऊपर काम करते हैं उसको मेटाबोलोमिक्स कहते हैं। अगर लिपिड्स जो हमारा बॉडी पे रहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं तो लिपिडोमिक्स कहते हैं। आज की तारीख में एक ह्यूमन जीनोम जो है हम 24 आवर्स में एंड टू एंड सीक्वेंस कर सकते हैं। अभी वहां तक पहुंच गया है कि हम 24 आवर्स में किसी भी ह्यूमन का जेनेटिक मेकअप बता सकते, उसमें ये भी बता सकते हैं म्यूटेशंस हैं तो कहाँ पे, ये भी पता कर सकते हैं एनालाइज करके। किसी भी जेनेटिक मटेरियल पे काम करते हैं उसको जीनोमिक्स। हमारा सीसीएमबी में एक चीज ये है कि हम बहुत बेसिक रिसर्च करते हैं, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी करते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी करते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज बायोलॉजी करते हैं। ऐसे बहुत सारा बेसिक रिसर्च होता है। बैक्टीरिया के अंदर कैसे काम हो रहा है, वायरस के अंदर कैसा काम हो रहा है, इससे कुछ निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली कोई दवाई निकलता है, इंपॉर्टेंट चीजें निकलता है, उसको ट्रांसलेशन रिसर्च करेंगे। हमारे यहाँ पे एम्फोसिस समझने पे, और उसके बाद भी कुछ चीजें जो हम करते हैं उसका एप्लीकेशन होता है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एसेंशियली अगर आपका मैं डीएनए ले लूं और उसका फिंगरप्रिंटिंग कराऊं, आपका डीएनए आपका पेरेंट्स का डीएनए से बहुत मिलता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आता है वो सिमिलर रहता है। उसके हिसाब से ये बता सकते हैं आपका माताजी कौन है, पिता कौन है। इसी बेसिस पे हम आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्राइम केसेस में डीएनए फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है। ये 1988 में सीसीएमबी में एस्टैब्लिश हुआ था पहली बार, और हमारा तीसरा देश था पूरा दुनिया में जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एस्टैब्लिश हुआ। और हम लोगों ने सांबा मसूरी राइस जो है ना, क्रॉप्स में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, उसको ब्लाइट इन्फेक्शंस कहते हैं। हमारे यहाँ पे आईसीएआर के साथ कोलैबोरेशन में ब्लाइट रेसिस्टेंट सांबा मसूरी राइस बनाया था। हम एनिमल कंजर्वेशन का काम करते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज को रिवाइव करने पे काम करते हैं हम। और उसके अलावा जब सिकल सेल एनीमिया भयानक प्रॉब्लम है, एक म्यूटेशन की वजह से होता है, एक सिंगल म्यूटेशन, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो शेप है ना सिकल की तरह होता है, इसलिए उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। उसकी वजह से प्रोटीन एग्रीगेट हो जाता है और बहुत पेन होता है। तो हमने करीबन 30 लाख लोगों का स्क्रीनिंग करा अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, और उसमें से हमने पता किया कि 11,000 लोग जो हैं उनको सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम है। 2 लाख लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, कैरियर्स है। कैरियर का मतलब यह है कि हमारा बॉडी में जो है 23 क्रोमोसोम्स है। एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी होता है। अगर एक में म्यूटेशन है, एक में वाइल्ड टाइप है, उसको कैरियर कहते हैं, और हेट्रोजाइगस कहते हैं। दोनों में म्यूटेशन है, होमोजाइगस कहते हैं, उनको डिसीज मैनिफेस्टेशन होता है। अगर हेट्रोजाइगस होते हैं, अगर किसी और हेट्रोजाइगस के साथ शादी किया, उनका 25% चांस है कि उनमें से जिनका जो बच्चा पैदा हुए उनको होमोजाइगस डिसीज। ये सब स्क्रीनिंग करा, उसके लिए हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट निकाला। कोविड आया था, सीसीएमबी विद इन फर्स्ट मंथ हम लोगों ने डायग्नोस्टिक शुरू कर दिया, और नॉट ओनली हमने शुरू कर दिया, सबको सिखाया। आज की तारीख में हमें पता है कि डायग्नोस्टिक जल्दी होता है। पहली बार आया था, पता नहीं था। उस 40,000 से ज्यादा कोविड का जो वायरस होता है SARS-CoV-2 का सीक्वेंसिंग करा, और ये पता करा कि उसका नया वेरिएंट्स क्या है। पे SARS-CoV-2 के अगेंस्ट बहुत सारे ड्रग्स इन लोगों ने दिया, उन्होंने दिया, कंपनीज के लिए टेस्ट करा। हमने वैक्सीन के ऊपर भी काम करा। ट्यूबरकुलोसिस पे काम करते हैं, मैं खुद करता हूँ। ट्यूबरकुलोसिस टीबी डिसीज देता है। प्लाज्मोडियम पे काम करता है, मलेरिया देता है। वायरसेस पे काम करते हैं, फंगस पे काम करते हैं। 1-2 वैज्ञानिक है जो कैंसर पे काम करते हैं। रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब आपको कुछ म्यूटेशंस ऐसे आ जाएंगे आपका जीनोम में जैसे डिसीजेस आते हैं, उसके ऊपर भी काम होता है। ऐसे बहुत सारे चीजों पे काम करते हैं। और अगर आपका हार्ट डिसीज है उसके ऊपर काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स भी करते हैं। कोई एनिमल का सैंपल मिल गया, वो एनिमल क्या है हम पता कर सकते हैं। इस पे काम कर रहे हैं कि पश्मीना शॉल गोट का फर से बनता है। शातूश और एक शॉल है, पश्मीना से भी ज्यादा महंगा है, पर ये बनता है टिबेटियन एंटेलोप से। ये टिबेटियन एंटेलोप का जो फर जो होता है ना, और भी ज्यादा कंसीडर्ड बेटर। प्रॉब्लम ये है कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, सो आप उससे बना नहीं सकते। क्राइम है। कोई शातूश का शॉल और पश्मीना का शॉल के बीच में डिफरेंस के लिए हम मॉलिक्यूलर टेस्ट, हमारे पास ऐसा रिसर्च है जिसकी वजह से वी कैन टॉक अबाउट अगर लेक्स में बायोडाइवर्सिटी क्या है ये पता कर सकते हैं पानी से। सीसीएमबी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। इस पे जो है आज की तारीख में 160 स्टार्टअप्स आके जा चुके हैं। 30 स्टार्टअप वहां पे हैं, और ये अपना आइडियाज लेके आते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टार्टअप्स अपना आइडिया टेस्ट करते हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। आज की तारीख में नया बज़वर्ड सुना होगा, वन हेल्थ बोलते हैं। वन हेल्थ का मतलब यह है कि हम अकेले नहीं है। ह्यूमन डिसीजेस ह्यूमन नहीं है, एनिमल डिसीजेस ह्यूमन को आते हैं, और एनवायरमेंट से एनिमल को जाते हैं। इसको इकोसिस्टम को वन हेल्थ कहते हैं। हमें ये ट्रांसमिशंस कैसे होते हैं ये सब पता करना है। इन चीजों के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। ये सब काम हम कर रहे हैं।
जून 2025 का महीना भारत और वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और विकासों का साक्षी रहा है। ये उपलब्धियां सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियों के समाधान में नवाचार की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम TDP के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने 85% दक्षता वाले स्वदेशी पायलट स्तरीय इलेक्ट्रोलाइजर प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया। ये पहल भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देती है। DST के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी में विकसित नवीन कम लागत वाला गैर आक्रामक ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक स्वदेशी चिकित्सा उपकरण को जून 2025 में विनियामक मंजूरी मिली है। ये उपकरण ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में मधुमेह प्रबंधन में क्रांति ला सकता है। इसका उत्पादन सितंबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। ICAR DST की संयुक्त अनुसंधान टीमों ने CRISPR तकनीक से संपादित मिलेट्स के फील्ड ट्रायल डेटा जारी किए, जिनमें सूखा सहनशीलता और बदलते मौसम में अधिक उपज दिखी। ये उपलब्धि भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा रणनीति को मजबूत कर सकती है। भारतीय भौतिकविदों ने जून 2025 में हाई ल्यूमिनिसिटी लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर यानी कि HLLHC अपग्रेड के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कुछ उन्नत डिटेक्टर्स भारतीय संस्थानों में डिजाइन किए गए हैं, जो पदार्थ की मूलभूत संरचना की जांच में उच्च सटीकता प्रदान करते हैं। नीदरलैंड में विश्व का पहला शहर स्तरीय क्वांटम इंटरनेट टेस्ट बेड लॉन्च किया गया। यूरोपीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से विकसित ये प्रणाली महानगरों के भीतर अल्ट्रा सुरक्षित संचार की सुविधा देती है और भविष्य के क्वांटम नेटवर्क की नींव रखती है। कैलटेक के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रणाली विकसित की, जो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और टिकाऊ ईंधन में बदलती है, और वो भी 10% से अधिक दक्षता के साथ। ये कार्बन कैप्चर और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। यूके और कनाडा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित दवा डिजाइन से खोजी गई एक नई एंटीबायोटिक श्रेणी का जून 2025 में चरण 1 मानव परीक्षण शुरू हुआ। ये दवा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जीवाणुओं के खिलाफ प्रभावी है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वैश्विक चुनौती के समाधान में आशा की किरण बनकर उभरी है। जापान ने अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा प्रणाली का परीक्षण किया। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने एक प्रोटोटाइप और सौर ऊर्जा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जिसमें एक उपग्रह से धरती पर माइक्रोवेव के माध्यम से ऊर्जा भेजी गई। ये तकनीक अंतरिक्ष से लगातार स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। CSIR खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान IMMT ने ओडिशा में फ्लाई ऐश से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निष्कर्षण के लिए एक पायलट स्तरीय संयंत्र का उद्घाटन किया। ये रणनीतिक खनिजों में आत्मनिर्भरता और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन उपलब्धियों ने जून 2025 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्वांटम संचार, ऊर्जा उत्पादन, जलवायु अनुकूलन, दवा शोध, अंतरिक्ष ऊर्जा और न्यूरो प्रौद्योगिकी में बड़ी छलांग लगाई। बुधवार 24 जून की सुबह 7:03 पर अंडमान सागर में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले रात 1:43 पर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS ने बताया कि पोर्ट ब्लेयर में आए इस भूकंप की गहराई 270 किलोमीटर थी। उत्तराखंड राज्य में भी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपदा जैसी हालात बनते रहते हैं। खासकर मानसून सीजन के दौरान स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाती है। ऐसे में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ ही भूकंप समेत अन्य प्राकृतिक घटनाओं को जोड़कर वैज्ञानिक तमाम नए तथ्य तलाश रहे हैं। भूकंप, कारण, मापन और बचाव, इस विषय पर आइए सुनते हैं डॉक्टर OP मिश्रा, निदेशक राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार से दिलीप झा की ये भेंटवार्ता। जब हम भूकंप की बात करते हैं, उसके निगरानी की बात करते हैं, इसका साइंस क्या है और इस साइंस और रिसर्च में अभी वर्तमान उपलब्धियां, विकास क्या हुई हैं? देखिए, भूकंप एक ऐसा क्षेत्र है सघन शोध का कि आज तक जो है भूकंप जनरेटिंग मैकेनिज्म, जो भूकंप कैसे होता है, इस जनरेशन मैकेनिज्म को समझने के लिए अभी निरंतर जो है इस पर शोध चल रहा है। लेकिन चलती हुई भाषा में बोलते हैं कि भूकंप जो है एक पृथ्वी का हृदयघात है। जिस तरह से ह्यूमन का हार्ट अटैक होता है, उसी तरह से अर्थ का भी अर्थक्वेक होता है। जो प्रोसेस है, जो जमीन के अंदर जो रॉक है, जो पत्थर है, उसका अपना एक सहन शक्ति होता है। पृथ्वी के नीचे तमाम प्रक्रियाएं होती है, फ्रिक्शन एनर्जी होता है,
डिफरेंशियल स्ट्रेन स्ट्रेस एक्युमुलेशन होता है। तो यदि पत्थर के शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ को, मतलब उसकी सहन शक्ति से ज्यादा स्ट्रेस एक्युमुलेशन हो जाए तो वो पत्थर टूटता है। उसी टूटन को अर्थक्वेक कहते हैं। ये हुक्स लॉ पर जनरली फिजिक्स में कि स्ट्रेस बढ़ाइए स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा लिमिट आएगा असहनीय जो यील्ड पॉइंट कहते हैं, जहां वो रॉक जो है टूट जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एज ए कांस्टेंट। एंड यही कांस्टेंट जो है उसको हम इलास्टिक मॉडुली कहते हैं, जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी रॉक का जो होता है, जो डेंसिटी हुआ, तो उसका एक तरंग देने की जो शक्ति है इलास्टिक मॉडुली पर वो डिपेंड करता है कि जितना तनाव देंगे वो विकृत होगा, तनाव हटा देंगे, प्रेशर हटाएंगे तो वो अपना ओरिजिनल कंडीशन में आना शुरू करेगा। इसी विद्या को हम सेस्मोलॉजी बोलते हैं। और इसको करने के लिए पृथ्वी में जो अर्थक्वेक, जो रॉक टूट रहा है, तो किसी चीज को, जैसे कि आप देखिएगा चलते चलते किसी को बैठे बैठे साइलेंट हार्ट अटैक होता है, उसको पता नहीं लगता। सिमिलरली अर्थक्वेक में साइलेंट अर्थक्वेक होते हैं, वो हमें पता नहीं लगता, हमें हिलता नहीं है, इम्परसेप्टिबल है, क्योंकि इतना माइल्ड है जो उसकी एनर्जी होते होते नीचे में ऑब्जर्व हो जाती है, नीचे में उसका एनर्जी सरफेस तक पहुंचते पहुंचते क्षय हो जाता है। उसी तरह से ये प्रक्रियाएं चलती है। उसी को डिटेक्शन करने के लिए हम एक यंत्र स्थापित करते हैं, सेस्मोग्राफ लगाते हैं पृथ्वी के चेस्ट पर, और उस सेस्मोग्राफ स्टेशन जो है, जो रिकॉर्ड करता है, उसको हम सेस्मोग्राम कहते हैं। उसी सेस्मोग्राम को देखकर हम पता करते हैं कि ये छोटा अर्थक्वेक है, माइक्रो है कि मेगा है, कि इसकी एनर्जी कितनी थी, कितना दूर पर हुआ है, कितना डेप्थ में हुआ है, और इसका क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है। तो सारे तथ्यों को हम नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संलग्न ऑफिस है, वो इसको रात दिन मॉनिटर करता है रोस्टर ड्यूटी में, कि हम एक भी अर्थ को छोटा या बड़ा मिस न कर पाए। सबसे पहले जो भयानक भूकंप जो आया भारत में, वो 1897 में शिलोंग अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, असम अर्थक्वेक। उसका मैग्नीट्यूड 8.7 था। अभी तक जो है विश्व में 9.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का हमने रिकॉर्डिंग कर चुका है। उसके बाद ब्रिटिश ने इसको विवेचना करने के लिए अपने ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी से इसको डाटा को लिया, फॉरेन कंट्री के डाटा को लिया, लेकिन देखा कि इंडिया में एक भी ऑब्जर्वेटरी नहीं है परमानेंट जो इस अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। तो उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में इसका स्थापना हो चुकी थी। उसका एक डायरेक्टर थे आर.डी. ओल्डहाम। तो उस 1897 अर्थक्वेक होने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारे भारत में भी एक पहला मॉनिटरिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए। वो पहला मॉनिटरिंग 1898 में वेस्ट बंगाल अभी जो है, जो कलकत्ता के अलीपुर में उसको एस्टेब्लिश किया गया। 1898 के बाद निरंतर जो है आगरा में लगाया गया, हैदराबाद में लगाया गया, कोडाई कैनल में लगाया गया, डिफरेंट जगह पर दिल्ली में लगाया गया, और बढ़ते बढ़ते 2013 तक हमने करीब 84 सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी लगाए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। और उस समय एनालॉग स्टेशन होते थे, डिजिटल नहीं होता था, जस्ट एनालॉग फोटोग्राफ्स होता था। उसी तरह से एनालॉग सेस्मोग्राफ होते थे। और 2014 के बाद भारत सरकार ने एक प्रकल्प लिया कि जब पूरा ही इंडिया और सब कॉन्टिनेंट विभिन्न प्रकार के आपदाओं का एक प्रयोगशाला है, जिसमें भूकंप भी आता है, सुनामी का भी है, लैंडस्लाइड भी है, स्टॉर्म भी है, साइक्लोन भी है, एवलांचेज भी होते हैं, गल्फ का भी है, और सबका जनक जो है वो अर्थक्वेक कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और आजकल तो अर्थक्वेक से मानसून इंड्यूस्ड भी अर्थक्वेक हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमारा भारत सरकार अभी 2014 के बाद 84 स्टेशन के बाद हम आज 168 ऑब्जर्वेटरी लगा चुके हैं कंट्री में। इट वाज द डबल, ये 10 वर्ष के अंदर। इससे हर क्षेत्र को मैं ऐसा कर दूं कि जिसका ऑब्जर्वेशन आए। जब हमारी विजिलेंस जब बढ़ जाएगी तो उसके अर्थक्वेक के कल्प्रिट के करप्शन भी रुक जाएगा। अर्थक्वेक कहीं हिट करेगा तो बताएंगे यहाँ ज्यादा अर्थक्वेक हुआ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या बड़ा अर्थक्वेक हुआ कि नहीं, छोटा अर्थक्वेक नहीं। इसीलिए मॉनिटरिंग को बढ़ाया जा रहा है। जितना डेंस स्टेशंस बढ़ेंगे उतना छोटे छोटे अर्थक्वेक जमीन के अंदर होते, इवन की मैग्नीट्यूड 1 और लेसर देन 1, इवन नेगेटिव मैग्नीट्यूड हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और आज अफगानिस्तान का अर्थक्वेक होता है, वहां सेकिंग, हम दिल्ली में सेकिंग फिर करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। नेपाल में होता है, ट्रांस बाउंड्री अर्थक्वेक होते हैं, सब करते हैं। म्यांमार में जो अर्थक्वेक हुआ, सारी मॉनिटरिंग एनसीएस ने किया, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने, जिसको इन्फॉर्मेशन हमने म्यांमार गवर्नमेंट को दिया। एक्चुअली एक जोनेशन मैप बनाया, हजार्ड जोनेशन मैप है। ये एक बहुत ही क्रूड मैप, माने इंपेरिकल लॉ पर बना है कि जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का, लाइट का जो इंटेंसिटी है, वो जितना बल्ब से दूर जाएंगे उसका इंटेंसिटी घटता जाएगा। तो ये जोनेशन मैप है कि जितना ही मैक्सिमम जो अर्थक्वेक जनरेट करता है, जहां से भूकंप जनरेट होता है, उसे जितना आप दूर जाएंगे तो भूकंप का प्रभाव कम होता जाएगा, उसकी शेकिंग जो है, उसका हलचल जो है कम होगा। लेकिन ये पता लगता है कि जोनेशन मैप सब समय ये बात नहीं होती है, क्योंकि जब तरंग चलता है तो ये डिस्टेंस पर एक इंपेरिकल लॉ बना है कि जितना दूर जाएगा आवाज कम होता जाएगा। लेकिन ये देखा गया है कि अब भूकंप के जो सोर्स है, जहां पर ये हो रहा है, उसके करीब बहुत ही खराब बिल्डिंग, खराब स्ट्रक्चर भूकंप से नहीं गिरता है, लेकिन बहुत वेल बिल्ट स्ट्रक्चर 200 किलोमीटर बाद भी गिर जाता है। जैसे भुज का अर्थक्वेक 2001 में देखा आपने, जितना बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर दूर वाले गिरे, लेकिन खराब स्ट्रक्चर भुज के सोर्स जोन के पास 7.7 मैग्नीट्यूड में नहीं गिरा। इसका मतलब कि कोई ऐसा पैरामीटर है जो अर्थक्वेक शेकिंग को डिक्टेट करता है, जो वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी कंट्रास्ट। जमीन के सॉइल के क्या स्ट्रेंथ है, भूमि का तरंग, भूकंप का तरंग चलता है तो लूज सॉइल एम्पलीफाई करने लगता है, और उस एम्पलीफिकेशन के चलते सेस्मिक वेव बढ़ जाता है। उस बेसिस पर यह पता लगाया गया कि जोनेशन मैप इज जस्ट क्रूड, इट इज नॉट द बाइबल। तो हम
अभी क्या किए कि उस जोनेशन मैप को हम लोग जोनेशन को माइक्रो जोन कर रहे हैं कि यदि ये जोनेशन मैप दिल्ली यदि 4 में है, दिल्ली जो है 4 में मैग्नीट्यूड का है कि इसका हजार्ड 4 जोन हिमालय के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये विसिनिटी ऑफ द हिमालय के नजदीक में है, 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक। तो वहां जो भी अर्थक्वेक होगा सारे फॉल्ट जो है कनेक्टेड है, तो दिल्ली हिलेगा और यहाँ पर यमुना जी का जो एलुवियल मटेरियल है वो भी एम्प्लीफाई करेगा, तो ये डिजास्टर हो जाएगा। लेकिन दिल्ली एज सच 6 मैग्नीट्यूड, 5 मैग्नीट्यूड और 8 मैग्नीट्यूड का ये सोर्स जोन नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा फॉल्ट लाइन नहीं है, उतना फॉल्ट डायमेंशन नहीं है जैसा कि हिमालय में है। तो इसलिए जोन को हम जोनिफाई कर रहे हैं, नया जोन दे रहे हैं माइक्रो जोनेशन करके। लेकिन जोन से पता लग जाता है कि वो आप इस जोन में है तो आपका हजार्ड ज्यादा होगा। तो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए इंजीनियर को पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन करके इस जोन में भाई 0.36 G होगा और उससे ज्यादा होगा तो ये जो है आपका जोन 5 है, और यदि इससे नीचे 0.24 से लेकर 0.36 G तक होगा तो ये जोन 4 है। उसके 0.18 से 0.24 G होगा तो 3 है, और 0.16 से 0.18 G होगा तो जोन 2 है। तो माने जोन 2 इज द लेस हजार्डस देन द 3 एंड द 4 इज मोर हाईएस्ट हजार्डस। ये एक बनाया गया, बट दैट वाज अगेन रिसर्च करके उसको किया जा रहा है। दिल्ली को जो भी नए नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, भारत सरकार ने उसको अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बनाने का प्रकल्प चलाया है, जो कि BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो जो है हमारे NCS के माइक्रोजोनेशन के पैरामीटर को लेके जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, गैस प्लांट्स हैं, आपके रेलवे स्टेशन हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्रिजन्स हैं, ये सारे चीज जो है एक अर्थक्वेक के रिस्क रेजिलियंसी रहे, जो कि अर्थक्वेक आए तो हिले नहीं। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक दल ने अंटार्कटिका में अब तक का सबसे गहरा बर्फ का कोर निकाला, जिससे 15 लाख वर्षों के जलवायु परिवर्तनों का विवरण मिला। ये खोज दीर्घकालीन जलवायु मॉडल और वैश्विक तापमान पूर्वानुमान को सटीक बनाने में मदद करेगी। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बायोनिक अंग सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जो न्यूरल इंटरफेस, हड्डियों के पुनर्निर्माण और संवेदनशील कृत्रिम त्वचा के साथ कार्य करता है। ये नवाचार उन्नत न्यूरोप्रोस्थेटिक्स को वास्तविक चिकित्सा उपयोग के और करीब ले आता है। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी IIP ने जैविक अपशिष्ट से सतत विमानन ईंधन यानी SAF का उत्पादन सफलतापूर्वक स्केल अप किया। ये ईंधन पारंपरिक जेट ईंधन के साथ मिश्रण योग्य गुणवत्ता मानकों को प्राप्त कर चुका है, जो कि भारत की विमानन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। वर्ष की शुरुआत में नियामक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद CSIR यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB द्वारा विकसित पेपर स्ट्रिप आधारित टीबी जांच किट को 6 राज्यों में राज्य स्वास्थ्य विभागों और डायग्नोस्टिक लैब्स के सहयोग से औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआती पहचान की क्षमता में सुधार हुआ है। इसका व्यवसायीकरण भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी में हुआ। शहरी जलवायु पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, प्रोफेसर सुबिमल घोष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई से एक जानकारी। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज में वाटर एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। क्लाइमेट चेंज के कारण एक चीज हो रहा है क्या, वार्मिंग के कारण पर डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग होता है, तो उसके साथ 7 से 8% एक्सट्रीम रेनफॉल इंक्रीज होता है एक पर डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग में। ये एक प्रॉब्लम है। तो एक्सट्रीम रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो पूरा जो रेन आ रहा है वो रेन तो एक्सट्रीम होके ही निकल जाता है ओशन में। तो जो लो टू मीडियम रेनफॉल है वो बहुत कम हो रहा है। जो एक्चुअली यूजफुल रेनफॉल है, जिसको सॉइल ले सकते हैं, उसको फूड एग्रीकल्चर जिसको हेल्प कर सकते हैं, वो रेन बहुत कम हो गया। तो एक्सट्रीम ज्यादा हो रहा है और लो और मीडियम रेनफॉल कम हो रहा है तो हमारा वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रहा है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आ रहा है। और इसके साथ ये अर्बन रेनफॉल ये और भी काफी डिफिकल्ट सिनेरियो हो रहा है, क्योंकि अर्बन रीजन में ये एक्सट्रीम रेनफॉल और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और अर्बन रीजन में सरफेस तो पूरा कंक्रीटेड है, जो रेन है, जो वाटर है, वो नीचे नहीं जा सकता है, तो वो पूरा फ्लो हो जाता है और उसके कारण फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन रीजन में है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसी कारण फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और हम लोग अभी मानसून के टाइम पे हर सिटी में 4-5 बार फ्लडिंग हो रहा है। ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो है क्लाइमेट चेंज को हम लोग कम करना है, एमिशन कम करना है, उसको क्लाइमेट मिटिगेशन कहते हैं। लेकिन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अभी एटमॉस्फेयर में, वो तो 50-60 साल रह जाएगा, ऐसे और भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि रेसिडेंस टाइम उनका बहुत ज्यादा है। तो एक्सट्रीम्स तो ऐसे नहीं कमेगा। जस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करा के नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में तो एक्सट्रीम्स नहीं कमेगा, लेकिन उसके लिए हमको एडाप्ट करना
करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन, इसको कहते हैं मैनेजिंग द अनअवॉइडेबल्स। तो ये एडेप्टेशन का एक चीज है, क्या नया डिजाइन हम लोग लेके आ सकते हैं, क्या हम सिटी का ड्रेनेज सिस्टम रीडिजाइन कर सकता है, जैसे ज्यादा कुछ इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये नया ड्रेनेज नेटवर्क विल बी कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल, ऐसा हो सकता है, क्या रिटेंशन पॉन्ड कर सकते हैं, क्या लेक को रेस्टोर कर सकता है, ये सब स्ट्रक्चरल मेजर हो गया। और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर एक है जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे लोगों को पता चले कहाँ कहाँ रीजन में फ्लड हो रहा है, क्योंकि पूरा अर्बन रीजन में फ्लड नहीं होता है, कोई हॉटस्पॉट में होता है, कौन कौन सा हॉटस्पॉट अभी फ्लडेड है, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चलता है। नहीं तो नेक्स्ट 3 घंटा 6 घंटे में कौन कौन रीजन फ्लडेड होगा, ऐसा अच्छा फोरकास्टिंग सिस्टम हो सकता है, ये बहुत अच्छा होगा। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है हर घर मौसम, उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस अभी लेके आया है 6 किलोमीटर रेनफॉल फोरकास्टिंग सिस्टम, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। सो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि इसको प्रॉपर अर्बन फ्लड फोरकास्टिंग में यूज होगा, इट विल बी अ बिग स्टेप, और इसके कारण बहुत अच्छा फ्लड वार्निंग सिस्टम जनरेट हो सकता है, और उससे बहुत सारे लोग, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके सभी समस्या का तो समाधान नहीं हो सकता है। जैसे पूरा सिटी में आप तो 1000 सेंसर्स नहीं डाल सकते हो देखने के लिए कहाँ कहाँ फ्लडिंग हो रहा है, उसके लिए हम लोग एक क्राउड सोर्स सिस्टम बनाते हैं, जिधर लोग सिटीजन आके इन्फॉर्मेशन देंगे, ये रीजन फ्लडेड हो रहा है, और इन्फॉर्मेशन सबको पता चलेगा, और ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा। ऐसा सिस्टम होगा तो जो सिस्टम रन बाय द सिटीजन फॉर द सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सोचिए आप ड्राइव कर रहे हो, आप एक सिटी के एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हो, आप रेडियो ऑन करोगे, आकाशवाणी ऑन करोगे, तो यहाँ से पता चलेगा क्या। जैसे मुंबई में आप सोचिए, आप नवी मुंबई से पूरा कोलाबा जा रहे हो, तो आपको दादर होके जाना पड़ेगा, और अभी सोचिए आकाशवाणी अनाउंस किया क्या अभी दादर में फ्लडिंग चल रहा है और नेक्स्ट 1 घंटे में फ्लडिंग होगा, तो आपका डिसीजन चेंज कर सकते हो। तो ये जो अर्ली वार्निंग है, अर्ली वार्निंग तो डिफरेंट पोर्टल दे देंगे, लेकिन लोग तो हर डे हर टाइम पे पोर्टल नहीं देखेंगे। तो लोगों को ये अर्ली वार्निंग मिलने के लिए ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग आकाशवाणी सुनते हैं कि अभी साइक्लोन का कंडीशन ये है, इसी टाइम पे लैंडफॉल हो सकता है, तो जो अवेयरनेस और जो लोगों को बताना अभी ऐसा हो सकता है, अलर्ट सिस्टम जनरेशन, इसमें आकाशवाणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मनुष्य के जीवन को सुरक्षित और सुविधा प्रदान करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने कार्यों द्वारा योगदान दिया है। जून माह विज्ञान, नवाचार और गणित में अग्रणी वैज्ञानिकों के जन्म का साक्षी रहा है, जिन्होंने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके कार्य आज भी छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सुनते हैं जून माह में जन्मे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों और उनके कार्यों के बारे में। पद्म विभूषण प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें भारत में सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और भारत में सांख्यिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जन्मदिन 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्जीनिया अपगर एक प्रसूति एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थीं, जिन्हें अपगर यानी अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमिस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन स्कोर विकसित करने के लिए जाना जाता था। ये प्रणाली जन्म के समय नवजात शिशुओं की शारीरिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए दुनिया भर में उपयोग की जाती है। वर्ष 2015 के नोबेल पुरस्कार विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन फोर्ब्स नैश जूनियर को उन्हें गेम थ्योरी में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, जो तर्क, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री की अवधारणा में कई योगदान दिए हैं। वर्ष 1963 में भौतिकी के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मारिया गोएपर्ट मेयर को भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें परमाणु नाभिक में मौजूद परमाणु शेल मॉडल का प्रस्ताव बनाने का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1854 में स्मिथ पुरस्कार, 1857 में एडम पुरस्कार, 1860 में रमफोर्ड पदक तथा 1869 से 1871 के बीच कीथ पुरस्कार से सम्मानित जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के साथ साथ मैक्सवेल के सभी प्रमेयों के निर्माण के लिए जाना जाता है। ये आजकल वैज्ञानिक अध्ययनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम के कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब, HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और वेब ब्राउजर के आविष्कारक हैं। उनके कार्यों की बदौलत हम इंटरनेट का आज अनुभव कर पा रहे हैं। एलन ट्यूरिंग एक महान ब्रिटिश गणितज्ञ, कंप्यूटर वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री, क्रिप्टोग्राफर, दार्शनिक और सैद्धांतिक जीव विज्ञानी थे।
थे। उन्हें कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और ट्यूरिंग टेस्ट के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जर्मन एनिग्मा कोड को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मित्र देशों की जीत में मदद मिली। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी तकनीक की उपलब्धियां भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऑपरेशन में भारत ने अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन और अन्य रक्षा तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। बता रहे हैं प्रोफेसर कर्नल संजय श्रीवास्तव। मैं कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं एयर डिफेंस ऑफिसर हूं, क्योंकि एयर डिफेंस भारतीय सेना का एक ऐसा अंग है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने कमाल का परफॉर्मेंस किया और पूरे पाकिस्तान को इसने उसके देश के दायरे में ही रोक दिया। उनके कोई भी हमले थे उनको इसने कारगर तरीके से देखा। एयर डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो भारत ने काफी पहले से इस पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। विशेषकर गल्फ वॉर, फॉकलैंड वॉर, इसकी शिक्षाएं जो थी भारतीय सेना ने लिया और विशेषकर 2014 के बाद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस एयर डिफेंस की ताकत को समझा और इसे काफी महत्व दिया। इक्विपमेंट आए और पूरे देश में ये एक बहुत अच्छे आर्म के रूप में खड़ा हुआ। सेना की एक विशेष एयर डिफेंस या वायु रक्षा प्रणाली, इसके लिए बहुत ही गर्व की बात है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान ने हर तरीके से हवाई जहाज से, ड्रोन से, जमीनी स्तर पे भारत पे हमले की कार्रवाई की, परंतु भारत के पास अब एयर डिफेंस कवच है। इसे हम इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस या समेकित वायु रक्षा प्रणाली के अंदर हमारे पास रेडार हैं जो किसी भी वस्तु को, वो चिड़िया ही क्यों न हो, को वो हवा में पहचानते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और उसको 2 सेकंड के अंदर वो नीचे लाते हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसे हम आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, मतलब दुश्मन की पहचान, आप दुश्मन है या दोस्त। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है जिससे पहचान की जाती है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर रेडार है जो लॉन्ग रेंज रेडार है, शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है और हमारी वायु सीमा के अंदर इन रेडार की निगरानी 24 घंटे 365 दिन बनी रहती है। इसके कारण इसलिए कि हम एक देश को ऐसा सुरक्षा कवच दे सके कि दुश्मन के जो हवाई जहाज है या कोई भी मिसाइल है हमारे देश पे अचानक हमला न कर दे, और अगर हमला होता है तो हम उनको डिटेक्ट करें और उनको हम मार गिराएं। मार गिराने के लिए हमारे पास हवाई जहाज है, मिसाइल है, गन है, ये भी लंबी दूरी, छोटी दूरी, मध्यम दूरी तक मार करने की क्षमता रखते हैं। हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने विशेषकर S-400, इस S-400 ने कमाल किया। हमारे एयर डिफेंस ने समय पे उसे डिटेक्ट किया, पहचाना और नीचे लाया। ये आकाशीय शत्रु ने जही, मतलब आकाश में शत्रु को जाने ही नहीं देना, ये हमारे वायु रक्षा एयर डिफेंस का नारा है और इस एयर डिफेंस जो इंटीग्रेटेड समेकित प्रणाली है उसको दिखाता है किस मजबूती से भारत अपने आप को रक्षा करने में या दुश्मन में आक्रमण करने के लिए सक्षम है। हमारे जहाजों ने, हमारे मिसाइलों ने पाकिस्तान के 17 में से 11 एयरबेस को बर्बाद कर दिया। ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। जून माह उन महान वैज्ञानिकों को स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने ज्ञान, विज्ञान और मानवता के मार्ग को रोशन किया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अर्नेस्ट थॉमस सिंटन वॉल्टन एक आयरिश परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1951 में जॉन कोकक्राफ्ट के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार साझा किया था। कृत्रिम रूप से त्वरित परमाणु कणों द्वारा परमाणु नाभिक के रूपांतरण पर उनके अग्रणी कार्य के लिए उनके नोबेल पुरस्कार प्रशस्ति पत्र के अनुसार इस प्रकार पहली बार एक परमाणु रूपांतरण पूरी तरह से मानव नियंत्रण में साधनों द्वारा उत्पादित किया गया था। जॉर्ज स्नेल ने 1980 में बरूच, बेन सोराफ और जीन डोसेट के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार साझा किया। कोशिका सतह पर अनुवांशिक रूप से निर्धारित संरचनाओं से संबंधित उनकी खोजों के लिए जो प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। स्नेल ने विशेष रूप से अनुवांशिक कारकों की खोज की जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऊतक प्रत्यारोपण की संभावनाओं को निर्धारित करते हैं। ये स्नेल ही थे जिन्होंने H हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन की अवधारणा पेश की। जोहान स्टार्क एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें 1919 में कैनाल किरणों में डॉपलर प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में वर्णक्रमीय रेखाओं के विभाजन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस घटना को स्टार्क प्रभाव के रूप में जाना जाता है। विलियम हार्वे एक अंग्रेजी चिकित्सक थे
जिन्होंने शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान में प्रभावशाली योगदान दिया। वे पहले ज्ञात चिकित्सक थे जिन्होंने फुफ्फुसीय और प्रणालीगत परिसंचरण के साथ साथ हृदय द्वारा मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त पंप करने की विशिष्ट प्रक्रिया का पूरी तरह से और विस्तार से वर्णन किया था। हांस बर्जर एक जर्मन मनोचिकित्सक थे। उन्हें 1924 में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी EEG के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, जो कि मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में की जाने वाली एक विधि है, जिसे आमतौर पर मस्तिष्क तरंगों के संदर्भ में वर्णित किया जाता है, और अल्फा तरंग लय के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो मस्तिष्क तरंग का एक प्रकार है। अल्फा तरंगों को बर्जर तरंग के रूप में जाना जाता है। ऑटफ्रेड फोस्टर एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन थे, जिन्होंने न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी में अभिनव योगदान दिया, जैसे कि स्पास्टिसिटी के उपचार के लिए राइजोटोमी, दर्द के लिए एंटोलेटरल कार्डोटोमी, मिर्गी के लिए हाइपर वेंटिलेशन टेस्ट, फोस्टर सिंड्रोम, मस्तिष्क ट्यूमर का पहला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मिर्गी के लिए पहली सर्जरी। उन्हें डर्माटोम्स यानी त्वचा का एक क्षेत्र जो पृष्ठीय तंत्रिका जड़ों की एक जोड़ी द्वारा आपूर्ति की जाती है, उसका वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, और उन्होंने सेरेब्रम के मोटर कॉर्टेक्स को मैप करने में मदद की। जैक्स यवेस कुस्टो ऐसे एक फ्रांसीसी नौसेना अधिकारी, समुद्र विज्ञानी, फिल्म निर्माता और लेखक थे। उन्होंने पहले सफल ओपन सर्किट सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस स्कूबा का सह आविष्कार किया, जिसे एक्वालंग कहा जाता है, जिसने उन्हें कुछ पहली अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री बनाने में सहायता की। जून का महीना वैज्ञानिक चेतना, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और नवाचार को समर्पित है। ये विद्यार्थी, शोधकर्ता, नीति निर्माता और आम नागरिकों को प्रकृति और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। और अब बात करते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में जून माह में बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। 1 जून को प्रतिवर्ष 2001 से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा मनाया जाने वाला विश्व दुग्ध दिवस देशों, संगठनों और समुदायों को टिकाऊ कृषि, आर्थिक विकास और वैश्विक स्वास्थ्य पर डेयरी क्षेत्र के प्रभाव को पहचानने और बढ़ाने के लिए एकजुट करता है। ये दिन डेयरी क्षेत्र के महत्व को, विशेष रूप से स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण में इसके योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया और पहला उत्सव 1973 में मनाया गया। 5 जून 2025 को इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं रही। 1992 से हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महासागरों के संरक्षण, सतत विकास और उनके प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना है। ये पृथ्वी के महासागरों से हमारे संबंधों का सम्मान करने का दिन है, भले ही हम समुद्र तट के पास न रहते हों, और ये जानने का दिन है कि हम समुद्री आवासों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस घोषित किया। ये लोगों को ये याद दिलाने का एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है, समाधान संभव है और सभी स्तरों पर भागीदारी और सहयोग महत्वपूर्ण है। 2025 के लिए हमारी भूमि, हमारा घर, हमारा भविष्य, ये थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला इंजीनियरिंग दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में महिला इंजीनियरों की उपलब्धियों को पहचानने और उनका जश्न मनाने के लिए समर्पित है। साथ ही अधिक से अधिक महिलाओं और लड़कियों को इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये इंजीनियरिंग में महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने और इस क्षेत्र में कौशल की कमी को दूर करने के लिए एक वैश्विक अभियान है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग अभ्यास के अनेक लाभों के बारे में विश्व भर में जागरूकता फैलाना है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के रूप में जाना जाता है। इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा समय तक धरती पर पड़ती हैं। स्वास्थ्य और अध्यात्म की दृष्टि से इस दिन का
खास महत्व है। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल लोगों को नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए मनाया जाता है। वैश्विक कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय सतत विकास लक्ष्य SDG 2 है। भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। इस कड़ी में आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास के बारे में जाना। इन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और एक स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी देश के साथ हाल के संघर्षों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दूसरे पहलू को भी उजागर किया है। भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा, शांति स्थापित करने और आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। इन चुनौतियों के जवाब में इस महीने स्वदेशी तकनीक ताकत के कई प्रदर्शन हुए। खासकर रक्षा के क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणालियों, आकाश और ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी मिसाइलों ने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इससे पहले भारत ने वैक्सीन उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे, उदाहरण के लिए UPI भुगतान प्रणाली की सफलता से विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये उपलब्धियां सामूहिक रूप से साबित करती हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। यही थी आज की हमारी खास प्रस्तुति। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा और अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज और कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।